साहित्य, कला और विचार के मंच अमलतास पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वरिष्ठ कथाकार, अनुवादक, कवि पंखुरी सिन्हा जी के तीसरे कथा संग्रह मेजो मामा का गांव पर परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे समय की महत्वपूर्ण और वरिष्ठ कथाकार चंद्रकांता जी करेंगी और वक्ता के रूप में चैताली सिन्हा जी, जो हमारे समय के युवा समीक्षक हैं, प्रसिद्ध आलोचक चित्रंजन कुमार जी, संपादक और आलोचक पंकज शर्मा जी, और इसके बाद पंखुरी जी अपने कथा संग्रह के मर्म को आप सभी के साथ साझा करेंगे। जो मेजो मामा का गांव है, इसके बारे में भूमिका में ही कथाकार लिखती हैं कि ये इसमें जो कहानियां संकलित हैं वो उनके 2005 से लेकर 2015 के बीच जो उनके अनुभव रहे हैं, उस समय की कहानियां हैं। 2005 से 15 के बीच लिखी गई ये कहानियां हैं, जो उनके 2001 से 7 तक के अमेरिकी प्रवासी जीवन और 2008 से 2014 तक के कैनेडियन प्रवासी जीवन की जो उनके खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, उसका जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया। जब कोई भी व्यक्ति प्रवासी जीवन व्यतीत करता है तो कई बार हम अपने देश को लेकर उससे तुलनात्मक रूप से हम उसे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में क्या क्या है और वहाँ क्या क्या है, हमने क्या वहाँ खोया है, क्या पाया है, और हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं कि हमें अपना देश छोड़कर यहाँ तक ना आने पड़े, या फिर हम उसके बरक्स में और क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं। उन सबको जीता हुआ जब एक कथाकार अपनी कहानियां लिखते हैं तो वो मेजो मामा का गांव है, इसमें संकलित कहानियां हैं। इसमें लेखिका बताती हैं कि वो गांव शहर की इसमें स्त्रियां हैं और जो बदलाव को लेकर एक मुहिम खड़ी करती हैं, और मतलब कई पहलुओं में इसमें बदलाव को दिखाया गया है। शहर है, गांव है, साथ ही इसमें जो इसके पात्र हैं वो हमें आधुनिक है दिखाई देंगे। उसके साथ उनका जो ट्रीटमेंट है वो उत्तर आधुनिक, जो हम उत्तर आधुनिक दौर से गुजर रहा जो ये समय है, इसकी बात इसमें दिखाया गया है। और प्रेम की संरचना, इसकी जो कहानियां हैं, इनकी केंद्रीय अभिव्यक्ति है जो प्रेम की संरचना है। तो आज हम आप सभी के साथ और वरिष्ठ वक्ताओं के द्वारा इस कथा संग्रह के मर्म को जानने का प्रयास करेंगे। इस परिचर्चा में शामिल सबसे पहले मैं हमारे समय की युवा समीक्षक चैताली सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विचार मेजो मामा का गांव कथा संग्रह के विषय में रखें। और मंच के द्वारा चर्चा के लिए हमारे पास 40 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें से सभी वक्ताओं के लिए 10-10 मिनट निर्धारित किया गया है। आपका स्वागत है चैताली सिन्हा जी। जी, सबसे पहले तो पंखुरी मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। चंद्रकांता मैम को मेरा हार्दिक प्रणाम और मंचासीन सभी वक्ताओं और संचालकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। किसी बड़े रचनाकार पर बात करना जरा कठिन होता है, और क्योंकि मैं पंखुरी दी से अभी फिलहाल कुछ दिनों से पहले से ही बहुत ज्यादा घुल मिल गई हूँ, तो बहुत उनसे मेरी आत्मीयता भी बढ़ गई है। और ये संग्रह जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने उनको प्रतिक्रिया भी अपनी भेजी थी और फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था। ये जो कहानी संग्रह है, इसमें जितनी भी कहानियां संकलित हैं वो सारी कहानियां अपने आप में एक नई यात्रा की ओर हमें ले जाती है। हर कहानी कुछ ना कुछ नया कहती सुनाती चलती है। और अगर हम कहें कि कुछ कहानियां बिल्कुल लीक से हटकर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संशय कहानी से लेकर सीमाएं तक ये सारी कहानियां, और बीच बीच में जो मैंने कुछ टिप्पणियां लिखी भी हैं, उन सब पर मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगी क्योंकि 10 मिनट का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से बाकी वक्ताओं को भी समान अवसर मिले।
सबसे पहले जो मेरे दिमाग में प्रश्न उठा वो यही कि आखिर मेजो मामा का गांव ही शीर्षक पंखुरी जी ने क्यों दिया? क्या उद्देश्य हो सकता है? जबकि इसमें संकलित बहुत सारी कहानियां जो हैं, जैसे सरहदें, क्योंकि वो खुद प्रवास में लंबे समय से रह रही हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा शीर्षक हो सकता था। और एक हो सकता था जो युद्ध के साए में लड़की। ये दो शीर्षक भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन जब मैंने मेजो मामा का गांव इस कहानी को जब मैंने फिर से पढ़ा, और कई कई कहानियों को मैंने फिर से पढ़ा, जैसे एक अनानास अंजना के लिए, संशय कहानी को भी मैंने दोबारा पढ़ा, सरहदें भी मैंने दोबारा पढ़ी इस कहानी को, और मेजो मामा के गांव कहानी को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि लेखिका का जो दायरा है, जो सोचने का जो ऑरा है, वो इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि वो अजपा के माध्यम से शुरू होती हैं और मतलब कहाँ कहाँ की वो यात्रा कर रही हैं गांव के बहाने, मेजो मामा के बहाने, ना जाने हमें कितनी सारी चीजों का सामना कराती चलती हैं। जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, तमाम तरह की उलझने, स्त्री जीवन में जो एक कह सकते हैं कि पुरुष के साथ संबंध में आने के बाद, पुरुष के साथ विवाह होने के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अजपा सिर्फ भीतर ही भीतर घुटती रहती है। बहुत सारे ऐसे सवाल। और मैं जो ईमानदारी से बताऊं तो मुझे इस संग्रह में सबसे ज्यादा जिन दो कहानियों ने प्रभावित किया, या मैं कहूं कि मेरे रोंगटे खड़े हुए, सबसे ज्यादा जिस कहानी को पढ़ते हुए मैं परेशान हुई, वो कहानी थी एक अनानास अंजना के लिए। उस पर मैं थोड़ी ज्यादा मतलब विस्तार से बात करना चाहूंगी। समय बहुत कम है, 10 मिनट कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो पहले मैंने मेजो मामा के लिए जो कुछ नोट्स बनाए थे, उसमें यही था कि मेजो मामा जो हैं वो भले ही एक नैरेटर की के रूप में हमारे सामने आते हैं और पूरी कहानी में एक तरह से हमें ही वही हमें यात्रा कराते लेके चलते हैं, ठीक है। गांव की आबो हवा, गांव की खेती बाड़ी, गांव की कला संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान और बंगाली संस्कृति, बंगाली समाज में जो व्यंजन है, नाना प्रकार के जो व्यंजन है, मीट मछलियां हैं, खाने के नाम पर, बलि के नाम पर, बहुत तरह की चीजें। तो ये सारी चीजों का मैं ये सोच रही हूँ कि अंततः लेखिका के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय इस कहानी को लिखते हुए। मेजो मामा आप ऐसे समझिए कि ये एक सिर्फ सूत्रधार के रूप में हमारे सामने है, एक माध्यम है जो असल में अजपा और सोमदत्त के जीवन में वो जो खाई पैदा हुआ है, वो जो गैप आया है, उसको बताने का एक बहाना है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजपा हमेशा भीतर ही भीतर घुट रही है? सोमदत्त का जो व्यवहार है क्यों अजपा के प्रति एकदम से बदल गया, जबकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे, एक दूसरे की मनोदशा को समझते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अजपा हमेशा हर बात से अपने निजी जीवन को जोड़ती है? और मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो लेखिका है, कहीं ना कहीं वो खुद भी अजपा के साथ साथ यात्रा कर रही है। हर बात में वो अजपा के जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि ऐसा कुछ है जो बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, जिसे अजपा समेटना चाहती है लेकिन समेट नहीं पाती। क्यों? क्योंकि शायद वो स्पेस सोमदत्त नहीं देता उसे। जो वो स्थितियों को सुधारना चाहती है, अपने वैवाहिक रिश्ते को फिर से एक नया आयाम देना चाहती है, वो आयाम शायद देने के पक्ष में सोमदत्त हमें दिखाई नहीं देता। तो इस व्यवहार के पीछे क्या कारण होगा सोमदत्त का, ये भी मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है।
तो इस सवाल को मैं जरूर पंखुरी जी से पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या है इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है। कुछ चीजें जो मैंने नोट की है, बहुत संक्षिप्त में मैं बताती हूँ इस कहानी के, कि मेजो मामा का चरित्र बहुत दिलचस्प है। क्या वास्तव में ऐसे चरित्रों से आपका सामना हुआ है कभी? और अजपा का जीवन भी उदासियों भरा है। पति की उदासीनता उसे परेशान करती है भीतर ही भीतर, जैसे सूख रही थी नदी उसके अपने भीतर की नदी की तरह। ये बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने जो कलात्मक शब्द, गद्य जिसको कह सकते हैं, ललित गद्य है इनका, बहुत सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग है। भाषा लगता है कि पूरी तरह से हमें बहा के ले जा रही है, प्रवाह है भाषा में, बहुत ज्यादा कलात्मक। और ऐसा लगता है कि आप एक आपके सामने एक बिंब प्रस्तुत हो रहा है और आप देख रहे हैं जो अजपा सोच रही है, आप भी उसको महसूस कर रहे हैं। आप कहते हैं ना साधारणीकरण हो जाना, आत्मसात कर लेते हैं वहां पे आप। और फिर अजपा का जो जीवन है वह एक पहेली बन गई। पहेली क्यों बनी? तो वो बताती हैं कि जिंदगी गांव के रास्तों की सी पहेली है, खेतों में से मुड़ती हुई घूम घूम कर चलती हुई। पृष्ठ 102 में है ये। फिर गांव के बारे में वो बताती हैं कि गांव के लोग किस तरह से एक दूसरे से पहले मिले थे। बंगाल विभाजन से पहले बहुत सौहार्द भाईचारा था, अपनत्व का बहुत गहरा संबंध था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें भी खत्म होने लगी। अच्छा, अजपा के बारे में वो ये बताती हैं कि ये कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हैं और उसके बावजूद भी गांव जब आती हैं तो गांव की जो वो जो एक होता है ना गांव का जो सौम्य है, गांव गांव का गांव के जीवन जीवन में जो रस है, वो रस कहीं भी अजपा के जीवन से भी नष्ट नहीं हुआ है। उसको आज भी वो गाने याद हैं, वो लोकगीत, फोकलोर जिसे हम कहते हैं, वो लोकगीत आज भी उसे याद है और वो उनको गुनगुनाती रहती है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गीत इन्होंने यहाँ पर लिखा है, हमार मन कटहल पर। ये कई सारी पंक्तियां हैं इनमें, तो बड़ा वो रोचक लगा मुझे। और जो पृष्ठभूमि है वो बंगाल और बिहार के बॉर्डर के बीच का पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें वो वहां की बताती चलती हैं। मैं बता चुकी हूँ कि खाने पीने के बहुत तरह की मछलियों के नाम, बहुत तरह के व्यंजनों के नाम ये बताती चलती हैं। इस कहानी में जो बलि प्रथा है उस पर लेखिका ने बहुत संवेदनशील टिप्पणी भी की है। बताई है कि किस तरह से पहले मानव बलि भी दी जाती थी, लेकिन सरकार ने कड़ाई बरती है तो उसके बाद से मानव बलि बंद हुआ है, लेकिन पशु बलि अभी भी है। अभी मैं अलका सिन्हा की जो कहानी संग्रह है रूहानी रात और उसके बाद, उसमें भी एक कहानी मैं पढ़ रही थी, सुपारी के बाजार में ऐसे कुछ है, असम की घटना है। उसमें क्या बताया उन्होंने कि जो कामाख्या मंदिर है, किस तरह से वहां पर अभी भी बड़े बड़े पशुओं, मसलन भैंस वगैरह, उनके मुंडी को, मतलब कि ताजा मुंडियों को काट के वहां पे अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो बलि प्रथा भारत के कई राज्यों में आज भी बहुत गहरे से मौजूद है। इस कहानी में कबूतर की जो बलि दी जाती है उस पर लेखिका ने बहुत लंबी बातचीत की है कि ये कबूतर जो एक समय में शांति के प्रतीक हुआ करते थे, शांति दूत माने जाते थे, मुगलों ने अपने समय में इनसे बहुत ज्यादा संदेश भेजने, युद्ध रोकने और मैत्री का संदेश भेजने का बहुत ज्यादा एक तरह से प्रयोग किया कबूतर का। लेकिन बिहार और बंगाल के जो सीमा में पड़ने वाले जो गांव हैं या और भी भारत के कई राज्यों में, अंचलों में कबूतरों का भक्षण किया जाता है, उनके मांस को खाया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से मनुष्य द्वारा किया गया निर्मम कृत्य है, जिस पर लेखिका की चिंता बहुत वाजिब हमें जान पड़ती है। अजपा और सोमदत्त के बीच आखिर किस बात के कारण दूरियां थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं पंखुरी जी से जरूर पूछना चाहूंगी। दूसरी इस कहानी में जो मुझे बात खटकी वो ये कि आप अगला संस्करण अगर इसका लाते हैं तो इसका जरूर प्रूफ और एडिटिंग अच्छे से करवाएं। भाषाओं में जो शब्दों की जो अशुद्ध वर्तनियां हैं वो बहुत अधिक हैं। जैसे मैंने कहीं कहीं नोट किया है,
बंगला में भाजा शब्द होता है, भाजा, भाजा नहीं होता है। फिर मेजो नहीं होता है, मेजो होता है। उसी तरह से होय होता है, होय, होए नहीं। तो इन शब्दों का मुझे लगता है कि आप एक बार इनको ठीक करने की कोशिश करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और हिंदी वाला शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है व्यापार, तो व्यापार नहीं व्यापार, की व्यापार। बंगला में जो हम लोग अमूमन उच्चारण करते हैं तो व्यापार होता है, की व्यापार बोलो तो व्यापार नहीं होगा। फिर है गाछ, ये आंचलिक शब्द है। कुछ नए शब्द भी हैं जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो पेड़ है। एक शब्द मुझे नहीं समझ में आया, नेढ़ा, नेढ़ा किसे कहते हैं। और आठी तो मुझे लगता है हम में से प्रायः सभी जानते होंगे, कटहल के जो बीज होते हैं आठी, वो बिहार के आंचलिक क्षेत्रों में भी, कई गांवों के आंचलिक क्षेत्रों में उन बीजों को खाया जाता है। चाहे आप भुजिया खाएं, चाहे सब्जी खाएं, लेकिन उसको खाया जाता है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो व्यंजनों के प्रति जो पंखुरी जी की जो जानकारी है वो भी बहुत मतलब काबिले तारीफ है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको मैंने लिख रखा है, समय की बाध्यता है, ज्यादा बात नहीं करूंगी। अमूमन सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी जो एक अनानास अंजना के लिए। अगर हम में से प्रायः शायद होंगे ऐसे लोग जिनको लगता होगा कि किसी स्त्री के साथ ऐसा कहाँ होता है या नहीं हो सकता, अगर वो खास करके प्रवास में है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जानकारी, मतलब क्या कहूँ, ये कहना भी शायद उचित नहीं होगा। बहुत पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा, जिनको हमसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन मेरी अपनी छोटी सी दुनिया में और मेरा जो अनुभव है उसमें मैंने देखा है कि आज भी ऐसी स्त्रियां हैं जो खुद कमाती हैं, खुद पूरा घर चलाती हैं, घर के गीता पाठ से लेकर चंडी पाठ तक जिनकी सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद भी वो अपने पतियों की प्रताड़नाएं सहती हैं। उनको अपने पतियों के आगे नतमस्तक होकर रहना पड़ता है, उनके हर हुक्म की तामील करनी पड़ती है। और वो चाहे कितनी भी संघर्ष करे, घर को चलाए, घर के बच्चे पाले, अपनी जिम्मेदारियों को सबका निर्वहन करे, फिर भी जो पूजा जाता है वो घर में उसका पति है, उसका वो पुरुष नामक जो जीव है वो है। तो ये नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव है कि एक जो पुरुष है वो एक स्त्री को नहीं प्रताड़ित कर सकता इस तरह से जिस तरह से अंजना प्रताड़ित होती है। और ये क्यों संभव नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा होता है और जो नीचे रहने वाले कपल हैं यानी सुप्रिया और उसका हस्बैंड, उनको पता नहीं चले। क्यों नहीं पता चलता? मैं जहां रहती हूँ वहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और मुझे बहुत स्पष्ट पता चलता है कि ऊपर कुछ बहुत ही हिंसक हो रहा है। तो सोफे से उठाकर फर्श पर पटक देना, चेयर से उठाकर फर्श पर पटक देना, शीशे पर सिर पटक देना, ये इतनी बड़ी बड़ी हिंसात्मक घटनाएं क्या हम और आप नहीं देखते हैं हमारे समाज में? बिल्कुल देखते हैं। अभी बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। कलकत्ता में जो डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ घटना हुई वो क्या है। और इससे भीतर एक अनानास अंजना के लिए कहानी से भीतर मैं प्रवासी लेखिका उषा राजे सक्सेना को पढ़ रही थी। उनकी एक कहानी है, क्या मैं बिटिया को बता दूं या कैसे बताऊं बिटिया को, हाँ कैसे बताऊं बिटिया को। उस कहानी को आप देखिए, आपको लगेगा कि कितना ज्यादा वो मतलब प्रताड़ित है। घर में वो पूरा घर मेंटेन करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो पति का व्यवहार है वो देखिए। मैं 2 लाइन है उसको जरूर सुनाना चाहूंगी। जब वह जाने लगा तो अर्शिता ने उसे घेर कर पूछा कि आखिर वह इतना सब सामान लेकर जा कहाँ रहा है। तो उसने चिल्लाते हुए कहा, टू द हेल विमेन यू स्टिंक, दिस हाउस स्टिंक्स, इट्स बजिंग विद पॉइजन्स, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कहते हुए उसने दरवाजे पर खड़ी अर्शिया को जोरों का धक्का दिया और धड़ से दरवाजा मारकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब अर्शिया होश में आई तो पति का क्रोधित चेहरा
जम्स और स्टिंकिंग हाउस जैसे कुछ टूटे फूटे वाक्य याद कर हर वक्त परेशान रहने लगी। ये कहानी इतनी मतलब इतनी मार्मिक कहानी है। इसका मैं अंत बता दूं कि इसकी जो अर्शिया जो मुख्य नायिका है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। इस तरह की चीजें जब पति के मुंह से सुनती है उसको लगता है कि हर घर में इंसेक्ट है, उसके शरीर से बदबू आ रही है, उसके घर से बदबू आ रही है, सब कुछ। एक कहानी है जकिया जुबैरी की, वो भी प्रवासी चैताली लेखिका जी। है। जी, बस बस जी 5 मिनट भी सोमनाथ नहीं, जी। उससे भी हाँ, कम, बस कम, बस 2 मिनट। जकिया जुबेरी की एक कहानी है, संग्रह है दोनों आसमानों के रंग, उसमें से एक कहानी है और ब्लोसम सूख गए। उसकी भी जो पात्र है जीना, वो भी पति की छोटी छोटी बातों से इतनी ज्यादा वो दहशत में रहती हैं कि उसको तेज तेज चलने की, हर काम को दौड़ दौड़ कर करने की आदत हो जाती है। मैं अंतिम वाक्य पढ़ के खत्म कर रही हूँ, क्षमा चाहूंगी, समय शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। ये स्त्री अध्ययन एक परिचय उमा चक्रवर्ती की पुस्तक है, जिसमें वो कहती हैं कि परिवार में स्त्रियों की अंतर विरोधी स्थिति से ही संबंध रखती रिपोर्ट चार दीवारी के भीतर अपनी तरह की अकेली रिपोर्ट है, जिसे पीयूडीआर जैसे जनतांत्रिक अधिकार संगठन ने तैयार किया। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कैसे परिवार अपने आप में जनतंत्र विरोधी संस्था है, जहां स्त्रियों को हर रोज नजरअंदाज किया जाता है, जबरन काम करना पड़ता है और हिंसा झेलनी पड़ती है। कैसे परिवार की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से नियंत्रित निजी दायरे की धारणा को जारी रखा गया, ताकि इसके भीतर मौजूद असमानता और अन्याय पर कानून का कोई वश न चले। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए बहुत कुछ है पूरे संग्रह में। तो ये जो एक अनानास अंजना के लिए कहानी है, बहुत ही मार्मिक और यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी है, और लेखिका ने पूरी जान डाल दी है इस कहानी में स्त्रियों की पीड़ा को उकेरने में। बाकी इनकी भाषा, इनकी शैली बहुत ही काव्यात्मक है, बहुत ही सुंदर। और मेरी तरफ से पंखुरी सिन्हा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाई। आप आगे भी ऐसे बहुत ही सृजनरत रहें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चैताली जी आपको। आपने कथा संग्रह की जरूरी बातों को यहाँ पर बताया। अब मैं चितरंजन कुमार को, वरिष्ठ आलोचक चितरंजन कुमार को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। पंखुरी सिन्हा जी के नए कहानी संग्रह मेजो मामा के गांव पे समीक्षा के लिए, विमर्श के लिए उपस्थित हम आभासी दुनिया में अध्यक्षता कर रही मैडम का और पंखुरी सिन्हा जी और तमाम समीक्षकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कहानी संग्रह से गुजरते हुए, कहानी को देखते हुए, पढ़ते हुए, कथा के नैरेटिव को तलाश करते हुए हम इतने खो जाते हैं, इतने यथार्थवादी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पे हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि ये कहानियाँ हैं या बिखरे हुए जीवन दृश्य हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कहानी से गुजरते हुए कि ये दृश्य हमारे आसपास के भी हो सकते हैं या मायावी हैं, लेकिन इन दोनों के आवाजाही में जो कहानियाँ हमसे होकर गुजरती हैं वो केवल हमें सोचने पर ही मजबूर नहीं करती हैं, बल्कि यह बतलाती हैं कि यह यथार्थ है। इस कहानी में यथार्थ के ऐसे कथानक, ऐसे नैरेटिव बुने गए हैं जिसका ऑरा या डायस्पोरा इतना बड़ा है कि कोई भी कहानी आप उठा के देखें तो ऐसा कदापि नहीं लगता है कि कथाकार ने कहानी लिखने के लिए या तो श्रम किया हो, न किया हो, या कथानक में जान फूंकने के लिए मानसिक कसरत न की हो। बहरहाल कहानी की जो शीर्षक है उस पर चर्चा करता हूँ, जिस दिन दंगा नहीं हुआ। यह एक महत्वपूर्ण कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो समसामयिक है, जिससे गुजरते हुए एक ही अर्थ संप्रेषित नहीं होते हैं, कई अर्थ संप्रेषित होते हैं। उनके पात्रों के बीच आभा और एक और पात्र हैं, आभा और अशरफ, अशरफ। हाँ, अशरफ हैं। वो जो
पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो कहानी है वो एक दहशत का माहौल क्रिएट करती है। और सबसे रोचक बात तो ये है, पंखुरी सिन्हा दूसरे कथाकार से एकदम बाईपास हो जाती हैं, बिल्कुल अलग हो जाती हैं, इसलिए ये झट से विदेश चली जाती हैं। इनकी कहानी में विदेशों के दृश्य जो आते हैं तो कथाकार न चाहते हुए भी उड़ जाता है। और ये उड़ना केवल उड़ना नहीं होता है, बल्कि अशरफ न्यूजीलैंड चले जाते हैं, आभा का देहांत हो जाता है, अंतर धार्मिक प्रेम का अंत हो जाता है, और फिर अशरफ का निकाह हो जाता है। यानी कोई भी ये प्रयास नहीं करती हैं कि एक ऐसे यथार्थ को कहानी में ठूस दें या उसको चस्पा कर दें या साट दें या उसको किसी तरह लपेट दें कि अशरफ पूरा का पूरा अब आभा के बिना जीवन में उसके कुछ नहीं है और आभा के इंतजार में वो बैठा है। ऐसा कदापि नहीं है। वो फिर से एक नई दुनिया बसा लेता है और चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट हो जाती हैं, अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। वो प्रयास करता है लौटने के बाद कि वो सांप्रदायिक दंगा में जो आभा चली जाती है उसकी वो लड़ाई लड़े, लेकिन वो प्रयास भर ही है। इसके बाद दूसरी कहानी जो हंट उत्पन्न करती हैं, मतलब मैंने अपने हिसाब से कहानियों का एक क्रम तैयार किया है। सरहदें अजीब तरह के प्रेम की समझ रखती हैं। अगर कुछ प्रेम पे व्याख्यान करवाना हो, देना हो, बोलना हो, तो मुझे लगता है कि समसामयिकों में पंखुरी सिन्हा एक अच्छी वक्ता रहेंगी, एक अच्छी समझ रखती हैं। अमृता और अभय जो इतने करीब थे, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कथाकार मुस्कुरा भी रही हैं। तो ये जो प्रेम कहानी है इसमें अमृता और अभय जुड़े भी हैं और फिर एक एलेक्स नाम का व्यक्ति आता है। तो ये जो जुदाई है और जो जुड़ना है, ये खींच करके हमारी उंगलियों को, हमारे हाथ को, हमारे गिरेबान को एक ऐसे पोस्ट मॉडर्निज्म युग में ले जाता है और हम संरचनावाद में खो जाते हैं जहां हमें प्रतीक से अर्थ निकालने हैं। ये कहानी में संभव है, लेकिन कविता या गजल में अर्थ लगाना बहुत ही कठिन है। लेकिन ये कहानी में पंखुरी सिन्हा इस तरह से क्लाइमेक्स गढ़ती हैं कि प्रेम का होना और प्रेम का टूटना एक नए कैरेक्टर का ना बहुत सहज, बहुत आसान है। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। एक कैरेक्टर जो बहुत खुशी से किसी के साथ होता है, अगले दिन फिर वो किसी दूसरे के भी साथ होता है। और पंखुरी सिन्हा अपने कथानक में इसे बड़े करीने से, बहुत सूक्ष्मता से पिरोती हैं। एक लंबी बहस हुई है। ये भी जो पात्र हैं, चाहे वो अशरफ हो, आभा हो, अमृता हो या आभा हो या एलेक्स हो, ये पात्र केवल पात्र नहीं हैं, ये पात्र ऐसे हैं जो हमारे मानसिक अधिगम के नए द्वार भी खोलते हैं और मानसिक कसरत को, मानसिक अभ्यास को या सोचने पे मजबूर करते हैं कि जहाँ पे हमें आक्रोश होता है वहाँ से चीज़ों को उठाकर ये कहानी बना लेती हैं। यानी हम लोग का क्रोध होना, खींचना, इनके लिए वो कथा मटेरियल है, कच्ची सामग्री है। ये बहुत मानसिक कसरत का काम है जिसे कथाकार संभालते ही नहीं हैं बल्कि निभाती हैं। इसके बाद इनकी एक अगली कहानी जिसपे काफ़ी कुछ बोला गया, एक अनानास अंजना के लिए। ये कहानी केवल कहानी नहीं है बल्कि कथाकार के ऊपर यह मोहर है कि ये कथा लिखती नहीं है, कहानी को जीती हैं। जिस तरह से अंजना अपने आप को बिल्कुल असहाय मंजूर कर चुकी होती हैं, वहाँ से उठ के वो कोर्ट तक जाती हैं और न्याय की लड़ाई लड़ती हैं। तो एक आशा और एक उम्मीद भी है कि अंजना जैसी तमाम महिलाएं अपने जीवन में, अपने पूरे परिवेश में अपने न्याय के लिए वो आगे बढ़ेंगी और तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पुरुष सत्तात्मक समाज का जो पितृ सत्तात्मक समाज के जो दंश हैं उससे वो बाहर निकल पाएंगी। अंजना की जो स्थिति है, अंजना का जो बयान है, अंजना के ऊपर लिखा गया जो वाक्य है, उससे गुजरते हुए मानसिक स्थिति बिगड़ती ही नहीं है
बल्कि रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे जिस दिन दंगा नहीं हुआ। आपको बता दें कि पंखुरी सिन्हा की यह विशेषता है, इनकी कहानियों की विशेषता है कि कहानी में जितने तेजी से क्लाइमेक्स चलते हैं, कथानक चलते हैं, उतनी ही तेजी से ये शिल्प को आगे बढ़ाती हैं, शिल्प को गढ़ती हैं, शिल्प को मांझती हैं। इसके लिए इन्हें भाषा से कोई परहेज नहीं है कि वो अंग्रेजी के शब्द हों, बंगला के शब्द हों, वो कस्बाई शब्द हों, लोक संस्कृति से आते हों। और इतना ही नहीं, पंखुरी सिन्हा की यह भी विशेषता है कि ये कहानियों में कथानक गढ़ते हुए बार बार ये आवाजाही करती हैं संस्कृति और क्लाइमेक्स के बीच। ये क्लाइमेक्स और कथानक के बीच संस्कृति के साथ खेलती हैं, और जो शब्द आए हैं उसका उच्चारण चाहे जिस रूप में लिया जाए, अर्थ जिस रूप में लिया जाए, लेकिन कहीं भी वाक्य में अर्थ फंसता हुआ नजर नहीं आता है, वो संप्रेषित कर जाता है। इसके बाद मैं एक कहानी की चर्चा करूंगा, बहस के बीच का अकेलापन। यह कहानी उत्तर आधुनिक दौर में शिक्षा और नई शिक्षा नीति से उठे धुंध और तमाम विश्वविद्यालयों से लेकर बहुत निचले स्तर तक प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है, हम जिस बनावटी दुनिया में रह रहे हैं, शिक्षा को भी हमने जिस डंडे से हाँकने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल वहां से ये बात को उठाती हैं जिस ओर हमारी दृष्टि नहीं गई है। कभी आपको मौका मिले तो सीबीएसई बोर्ड की किताबों की दुकानों पर अगर हम चले जाएं तो माँ बाप लाइन में लगकर छोटे बच्चों की जब किताब प्राप्त करते हैं और उन्हें जो खुशी होती है, ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई विश्व कप जीत लिया हो। तो अंग्रेजी माध्यम पे की शिक्षा पर कसा गया यह तंज इतना अकेलापन कर जा रहा है, इतना प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है कि हमारी मौलिकता बड़े करीने से, बड़ी सूक्ष्मता से, बहुत छोटे रूप में कब खिसक जा रही है और हम अस्वाभाविक हो जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा है। दिव्या जी थोड़ा धैर्य धरिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इस कहानी से जब गुजरेंगी, बहस के बीच का अकेलापन, तो आपको यह जानकारी होगा कि यह कहानी लिखने वाली जो कथानक गढ़ रही हैं वो सीबीएसई बोर्ड की छात्रा हैं, जैसा कि फ्लैप पे इन्होंने लिखा है। और सीबीएसई बोर्ड की स्थिति आज मुझसे पूछी जाए तो किसी भी स्टेट बोर्ड से भी दयनीय स्थिति है। हमारे कॉलेज में या जब मैं विद्यालय में था तब भी स्कूल के जो छात्र आते हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र आते हैं, उन्हें हिंदी लिखने में भी परेशानी है, अंग्रेजी तो खैर दूर की बात है। तो एक महत्वपूर्ण कहानी है और मेरा यह आग्रह होगा, अगर कोई इस कहानी पे ट्रेनिंग कॉलेजों में परिचर्चा कराए तो शिक्षाई नीति के कई विमर्श के द्वार इनसे खुलेंगे। इसके बाद एक जरूरी कहानी है जिसका शीर्षक है उसका नाम। यह कहानी तालाक, समलैंगिकता और एक अजीब तरह की शारीरिक आकर्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है और जिस तरह की चीजें हमारे देश में, दुनिया में, समाज में रची बसी हैं, उसके ऊपर इनका एक आख्यान है, एक कथानक है, एक नैरेटिव है। यह भी एक महत्वपूर्ण कहानी है नई पीढ़ी के लिए। रोमानियत के साथ साथ यह कहानी एक आशा और उम्मीद भी जगाती है कि हमें इन चीजों को समझना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए, विमर्श भी करनी चाहिए। यह हमारे समाज का, देश का, दुनिया का यथार्थ है और हो सकता है। मैं एक और कहानी की चर्चा करूंगा, साधारणतः। बड़ी छोटी कहानी है लेकिन गजब की कहानी है। ये गजब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शानदार कहानी। शानदार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रेम की चाहत है, एक अजीब तरह से चाहत है, एक ऐसी चाहत है जिसे मीनाक्षी महसूस करती है और वो व्यक्त करना चाहती है, और कहानी जीवन से संवाद करती है। और साधारण कहानी की जो नायिका है वो किस तरह से जीवन की यातना भी झेल करके वो पागल खाने तक का सफर तय कर लेती है,
तो मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं वो आपस में इतनी को रिलेट कभी कभी कर जाती हैं कि मुझे ये डर लगता है कि एक कहानी की चर्चा करते हुए कहीं मैं दूसरी कहानी में तो ना प्रवेश कर गया। यानी ये जो पूरी के पूरी कहानियां हैं, एक बारगी एक सुर में पढ़ी जाने योग्य कहानियां हैं, और उत्तर आधुनिकता बोध के साथ सत्ता के जितने विमर्श हैं, जितने निहितार्थ हैं, ये बार बार नैरेटिव चेंज करती हैं। एक ही कथानक में इतने नैरेटिव चेंज बदल जाते हैं कि कभी कभी यह भी लगता है कि कथानक के अंदर कथानक गढ़ दिया गया है। एक कहानी उस साल के कटहल अफशा की कहानी है, इस पे भी चर्चा हुई है। ये कहानी नहीं है बल्कि पूरे के पूरे प्रशासनिक, राजनीतिक और अभी हाल के जो हमारी देश की दसों दिशा जो घटनाएं हुई हैं उस पर एक बड़ा विमर्श प्रस्तुत करती हैं कि पुलिसिया तंत्र केवल और केवल हलफनामे दर्ज करते हैं लेकिन उसके निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं, ये अफसा के माध्यम से तय हो जाते हैं। इसके बाद कहानी के संग्रह के अंत में एक उपसंहार भी है। एक उपसंहार है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लगभग ये एक पेज से कम का जगह लेती है लेकिन हमारे दिमाग पे एक लंबा चौड़ा मोहर दे देती है कि हम जिस देश दुनिया समाज में रह रहे हैं उस एक पैराग्राफ में ही तालाक है, उस एक पैराग्राफ में ही शहरीकरण है, बाजारवाद है, भूमंडलीकरण है, व्यक्ति के टूटने की कहानी है, और कुल मिलाकर के हमें यह सोचने पे मजबूर कर रही है कि इंसान के अंदर से जो इंसानियत खत्म हो रही है उसके बचाने की जद्दोजहद हमें अपने आप से शुरू करनी होगी, और कहीं से नहीं तो शीर्षक की कहानी रंगों का तिलिस्म यहां से शुरू करनी होगी जहां विशाखा और विवेक एक साथ हैं भी और एक साथ न होते हुए भी किसी दूसरे का भी इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ दिव्या जी, मेरा टाइम हो गया है? टाइम जी 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 सर, हो चुका है। एक बहुत थोड़ा दरअसल समय सीमा निर्धारित की गई है और उससे हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। मुझे लगता है इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा सर। कहने के लिए बहुत सारी बातें, और आपने बहुत ज़रूरी बातें जो कहानी के जो कथा वस्तु की ओर से रखी है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक मेरी गुजारिश है, एक पैराग्राफ में पढ़ दूंगा उसके बाद मैं हट जाऊंगा। जी ठीक है। ये सबसे मेरी मतलब ये बहुत हृदय के नजदीक कहानी चली गई, नैन तारा आमार। इसकी एक पैराग्राफ जो दीप्ति और रिंकी का चरित्र है वो बड़ा हांटिंग कैरेक्टर है। एक पैराग्राफ में पढ़ के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। नहीं, अब रिंकी नहीं रुकेगी, झाड़ू की डंडे की मार सहे पर यहां से उसे चले जाना है। यहां नहीं रुकना है, कहीं और बेहतर जाने के लिए नहीं, सिर्फ यहां से चले जाने के लिए। कभी कभी हम सिर्फ चले जाने के लिए चले जाते हैं और कहीं नहीं पहुंचते हैं। राजेश जोशी की एक कविता है, बिल्कुल उससे मिलती हुई है। इनके गद्य में जो पद की कमिटमेंट है कि एक कविता है राजेश जोशी की जिसका मजमून ये है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये तीनों करना कुछ नहीं है, लेकिन इनके जो लोग हैं वो इतनी तेजी में चलते तो हैं तेजी में, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। तो धन्यवाद हमें इस ओर इशारा करने के लिए कि जो तेज चलते हैं वाकई वो दिखावा है, प्रतीक है, एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपने जो सूत्र छोड़े हैं वह आने वाले समय में कुछ और नया करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चितरंजन जी। अब हम आलोचक और संपादक पंकज शर्मा को सुनेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं पंकज जी, आप अपने विचार प्रस्तुत करें इस कहानी के बारे में। बहुत शुक्रिया दिव्या जी। चंद्रकांता मैम को मेरा नमस्कार, पंखुड़ी जी को मेरे तरफ से बधाई नए संग्रह के लिए। चितरंजन जी और चैताली जी ने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी, बहुत अच्छे ढंग से रखी। पंखुड़ी जी की कहानियां
ऊपर ऊपर से देखने में सहज लगती है, लेकिन वो सहज है नहीं। बहुत लंबा जीवन अनुभव है उनके पास, बहुत दुनिया घूमी है, इसलिए उनके लेखन में कोई उतावलापन नजर नहीं आता। आप समझिए कि पंखुड़ी जी खुद कहती हैं कि 2005 के बाद की कहानियां इस संकलन में संकलित है, लेकिन इसमें एक कहानी है साधारणता, जिसके नीचे में एक नोट लिखा हुआ है कि 1995 में एक कॉलेज में पुरस्कृत हुई है ये कहानी। मैं ठीक बोल रहा हूं पंखुड़ी जी? तो 1995 से हम समय ले लें, 1995 से लेकर 2024 तक, मतलब 30 साल का लंबा अनुभव कहानी लेखन में, ये कम नहीं होता। और उस समय जब स्त्री कहानी बदल रही थी, पूरे जोर शोर से अपने प्रतिरोध को दर्ज कर रही थी, वैसे समय में पंखुड़ी जी छद्म जीवन के पोल को खोलने में लगी हुई थी। बहुत सारी कहानियों पर बात करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम दिया गया और मैंने अपना नोट कर लिया है समय। 40 मिनट जब हो गया है तब मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं 10 मिनट से ज्यादा बोलूंगा नहीं, समय का बहुत ख्याल रखूंगा। चंद्रकांता जी को मैं सुनना चाहता हूं। तो अब देखिए कि क्यों हम इस कहानी को, इनकी पंखुड़ी जी की कहानी को पढ़ते हुए क्यों पंखुड़ीमय हो जाते हैं। ऐसी क्या खास बात है कि पंखुड़ी जी की कहानियां एक अजीब तरह का आकर्षण पैदा करती है। हमारे यहाँ लाइट कट गई है, हो सकता है मैं अंधेरे में आ जाऊं, लेकिन मैं अपना बोलना जारी रखूंगा। ठीक है? ठीक है दिव्या जी? जी जी एकदम बढ़िया, आपका चेहरा भी समझ आ रहा है, दिख रहा है। जी जी ठीक है। आवाज भी स्पष्ट है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। एक कहानी है सरहदें। ये कहानी आप देखिए कि सरहदों पर बहुत सारी कहानियां लिखी गई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर बहुत सारी कहानियां लिखी गई। सरहदें जब ये पंखुड़ी जी लिखती है तो ये भौगोलिक बंटवारे की कहानी नहीं लिखती, ये मन के बंटवारे की कहानी लिखती है, मानसिक बंटवारे की कहानी लिखती है। सरहदें सिर्फ भौगोलिक रेखाएं नहीं है, जीवन में कब सरहदें आकर खड़ी हो जाए, कब हमारे और आपके बीच में बंटवारा हो जाए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि हर पल हर क्षण सरहदों को जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बीच में कब सरहद एक आ जाए, हमारे अपने रिश्ते में कब एक सरहदें आ जाए। कहानी देखिए बहुत शानदार तरीके से शुरू होती है, बंगाल बिहार से, समुद्र के किनारे से, और कहानी चली जाती है जिम्बाब्वे में खत्म होने के लिए। और इस बीच में जितनी सरहदों को खींचा है पंखुड़ी जी ने, वो बिल्कुल अद्भुत तरीके से रेखांकित करती हैं, बहुत अद्भुत तरीके से चित्रित करती हैं। आप देखिए कि प्रेम के सरहद कैसे होते हैं। प्रेम को लगता है कि प्रेम एक भाव है, उसमें कैसे बंटवारा हो सकता है, लेकिन पंखुड़ी जी दिखाती है कि वो सरहद खिंच जाता है, और कब खिंच जाता है इसका एहसास आपको बिल्कुल नहीं होगा। पंखुड़ी जी कहानी जब शुरू करती हैं तो बहुत लंबा उनकी कथा भूमि नहीं चलती, बहुत लंबा, बहुत विस्तार वो नहीं करती कहानी को लेकर। 3 पेज 4 पेज 5 पृष्ठों में कहानियां सिमट जाती है। उनको कहने के लिए इतना ही समय चाहिए, इससे ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं। वो 4 पेज 5 पेज में अपनी बात कह जाती है। और आप देखिए कि जब स्त्री कहानी एकदम मार धाड़ में चल रही थी, पंखुड़ी सिन्हा की पीढ़ी जो थी वो एकदम तलवार लेकर खड़ी थी, एकदम पुरुषों के पीछे पड़ी हुई थी, अपनी आजादी को लेकर युद्ध कर रही थी।
पंखुड़ी जी बहुत अच्छे से जानती होंगी कैसी आजादी मांग रही थी। चंद्रकांता मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो बताएंगे कि कैसी आजादी। चंद्रकांता मैम आजादी नहीं मांग रही थी, वो मुक्ति मांग रही थी अपनी कहानियों में। लेकिन 90 के बाद, खासकर 2000 के बाद की जो कहानियां आई, वो आजादी मांगने के लिए कहानियां आई, और एकदम एकदम मतलब कि हर हाल में आजादी चाहिए थी। पंखुड़ी सिन्हा उस तरह की आजादी की अपेक्षा नहीं करती। वो केवल कहती है कि हमको जीने तो दो, हमको अपने अपने हिस्से का खाने तो दो, अपने हिस्से का पहनने तो दो, हमें अपने हिस्से का प्रेम तो दो, हमें अपने हिस्से का स्नेह तो दो। इतना ही डिमांड है उनकी कहानियों का। उनकी कहानियों का डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है कि हमें एकदम छोड़ दो, आजाद कर दो, हमें अपने हिसाब से जीने दो। आप देखिए कि पंखुड़ी जी विदेशों में रही हैं, लंबा समय विदेशों में रही। कई बार मैं उनकी कहानियां पढ़ते पढ़ते मुझे निर्मल वर्मा याद आती है, निर्मल वर्मा याद आ जाते हैं। निर्मल वर्मा की भाषा को जब्त किया है पंखुड़ी जी ने। पंखुड़ी जी ने एक नई भाषा अर्जित की है। स्त्री मतलब 2000 के बाद ऐसी भाषा बहुत कम पंखुड़ी जी की पीढ़ी में बहुत कम कहानीकारों के पास में है। इस तरह की भाषा, इतनी स्मूथ, इतना 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 प्रांजल भाषा, और कहीं भी रुकावट नहीं होती, कहीं भी खटकता नहीं है इनकी भाषा में। ये शांति से अपनी बात कह रही हैं, चुपचाप कह रही हैं, कहीं भी लाउड नहीं होती। कहानी में कहीं भी लाउडनेस नहीं दिखाई पड़ता इनकी कहानी में। ये कुछ भी जबरदस्ती नहीं करती। नामवर सिंह कहा करते थे कि कहानी एक बहुत नाजुक विधा है। पंखुड़ी जी इस बात को अक्षरांश स्वीकार करती है, और अपनी कहानियों में वो दिखाती है कि कितनी नाजुकता से घटना को रखती है, कितनी नाजुकता से वो दृश्य को रखती है। कहीं भी कोई जबरदस्ती नहीं है। कटहल एक कहानी है इनकी, एक पेड़ कटहल या एक साल कटहल क्या है, मैं पंखुड़ी जी बताएगी। उस साल के कटहल, हाँ जी देखिए, बहुत मार्मिक कहानी है, और कहानी में मार्मिकता होनी चाहिए। अगर मार्मिकता नहीं है तो वो कहानी फिर वो आपको आकर्षित नहीं करती, वो आपको बांधती नहीं है। मार्मिक होगी कहानी तो बांध लेगी आपको। 4 पेज की मात्र कहानी है, उस साल के कटहल। कटहल उन्होंने शीर्षक दिया है। स्त्रियों का जीवन कटहल के ऊपर का जो परत होता है ना, जितना कटीला होता है, स्त्रियों का जीवन लगभग वैसा ही होता है। वो प्रतीक गढ़ रही हैं। कटहल, इनके एक गीत भी आता है कहानी में, कटहल के को लेकर एक गीत भी गाती है। कटहल बार बार आता है पंखुड़ी सिन्हा की कहानियों में, प्रतीक के रूप में आता है। कटहल का देख लीजिए किस तरह का जीवन है स्त्रियों का, कितना रुखड़ा है, चिकनाई तो कहीं भी नहीं है। कितना मतलब कि अगर उसको हाथ से दबा दे तो चुभ भी जाए, इतना कठिन जीवन है स्त्रियों का। आफशा नाम की एक लड़की गायब हो जाती है। सोचिए, हमारे देश में हर साल हजारों लड़कियां गायब होती है, कितना हो हंगामा होता है, और फिर भी लोग चुप रहते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का। पंखुड़ी जी बताती हैं कि किस तरह से इतनी मार्मिक बात, इतनी मार्मिक घटना को घटना से मनुष्यों को कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हर साल लड़कियां हजारों की संख्या में गायब हो रही है, लेकिन उनके लिए ये खबर है। लेकिन दूसरे जो पेड़ पौधे हैं, उसको इस बात की परवाह है। मतलब पंखुड़ी जी कहना चाहती है कि मनुष्य की संवेदना किस हद तक नष्ट हो गई है, क्षीण हो गई है। मनुष्यता की संवेदना किस हद तक उसका स्तर सूख गया है, और दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे को मनुष्यता का हनन हो रहा है तो उनको चिंता है, लेकिन मनुष्यों को चिंता नहीं है। मनुष्यों की चिंता पंखुड़ी जी की कहानी का मुख्य आधार है, बुनियाद है। और मैं पंखुड़ी जी को बधाई देता हूं। इसी तरह से वो रचते रहें, लिखती रहें। इतनी शानदार भाषा में, इतनी शानदार कथा भूमि को वो रचती हैं, और हर 2-4 साल में एक कथा संग्रह हमारे हाथ में आए। मैं ये पंखुड़ी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अमलतास के मंच का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने संक्षेप शब्दों में और सारी बात इसकी कहानी के मर्म को रखा, और सभी वक्ताओं का बहुत आभार। अब मैं इस कहानी संग्रह की लेखिका, जिन्होंने ना इन कहानियों को लिखा है बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने स्वयं जिया हो, और आज हम उन्हीं के शब्दों में उनके कहानी संग्रह के मर्म को जानने की कोशिश करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ पंखुड़ी सिन्हा जी को। पंखुड़ी जी, आप कहानी बहुत पर विचार। धन्यवाद दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, धन्यवाद अमलतास और कस्तूरी और विशाल भाई को। और बहुत खुशी हो रही है, चंद्रकांता मैम जुड़ गई है हमारे साथ बनी हुई है, मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा है और मेरी उत्सुकता बहुत ज्यादा इनको सुनने की है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी यहाँ जो वक्ता थे हैं, उन सबके वीडियो ऑफ है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन बहुत अच्छा था मेरे लिए उनको सुनना, बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही प्रेरणादायक। और पंकज जी, आपको तो विशेष धन्यवाद इस किताब को संभव बनाने के लिए। और मेले में पंकज जी से भेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन स्टॉल पर मैं दे भी नहीं पाई, तो आशा है कि इस साल हम मिलेंगे। दिव्या जी, पंकज जी ने इस किताब को संभव बनाया नई किताब से, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त चंद्रकांता मैम भी थी, उपस्थित थी, हमारे साथ थी। बड़ा ही सुंदर वो लम्हा होता है। बहुत शुक्रिया पंकज भाई, और शुक्रिया कि आपने इतनी बारीकी से कहानियों को पढ़ा और उनकी संवेदना को इतना सुंदर पकड़ा। सर, मैं तो अभिभूत हूँ। जैसे सरहदें कहानी में जो सरहद मन की है, जो ये दीघा समुद्र तट पे जो बंगाल और उड़ीसा की सरहद है और ठेले पर बैठकर वो पार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहानी उस कमिटमेंट क्राइसिस के बारे में है, जिसकी हम आजकल के बहुत अंग्रेजी दा युवा लोगों में जिसकी बहुत चर्चा करते हैं कि हम कमिट ही नहीं कर पाते। प्यार जो है वो और कई बार लोग इतना एक इतने अजीब से जाल में फंसे होते हैं कि उनको लगता है कि बस खींच गए, वो थक गए और अचानक से एक दूसरा निकाह। बात कभी इतनी सिंपल होती नहीं है। मतलब ये जो हम अक्सर कहानी में तलाशते हैं कि एक फला कारण है, मुझे ऐसा लगता है फला कारण है जिसके कारण ऐसा हुआ, ये नहीं होता। मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत पेचीदा है, लोग पेचीदा लोग होते हैं और लोग इमोशनल लोग होते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भावनात्मक होता है, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल हो। और बहुत से हमारे जो एक्शंस हैं, बहुत सी हमारी जो बातें होती हैं जिंदगी में, वो बहाव में अगर ना भी हो तो बहुत ज्यादा सोचे समझे बगैर भी कई बार होती। मैं कहना चाहती हूँ पात्रों के चित्रण में मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि हम बहुत ज्यादा हर वक्त रैशनल लोग नहीं होते, ऐसा भी होता है। एक हो सकता है कि मैं बहुत कच्ची सामग्री वाली बात कह रही हूँ, हो सकता है कि मैं ऐसी बात कह रही हूँ, मतलब मुझे कुछ बहुत ठोस कहना चाहिए कि फला व्यक्ति बिल्कुल खराब है और फला चरित्र बिल्कुल बहुत अच्छा है। और लेकिन ऐसा नहीं भी होता। लोग बहुत ज्यादा ग्रे शेड्स के होते हैं और उनका जो जीवन है, मतलब उसमें प्रेम है भी, वो ये प्रेम की समाप्ति नहीं हुई है इस सरहदें कहानी में एक रिश्ते में, और वो लड़की खींच कर और वो पक कर और वो अचानक से और वो एकदम एक्सटेम्पोरानियसली, और वो एकदम जैसे लगता है कि वो उसको बस एक जरूरत थी एक ऐसे लम्हे की वो पलायन कर जाए या ऐसा कुछ। तो ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम जिंदगी भर समझ सकते हैं। मैंने ऐसा बहुत देखा है, मैंने ऐसा पश्चिम में भी बहुत देखा है। पश्चिम में तो ये इतना होता है कि जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन फिर मतलब इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। बहरहाल इसके विपरीत वो एक लड़की है जो सह रही है और जिसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छोड़ना उसको था और छोड़ के जा रहा है वो अजय, उसका पति, जो मतलब ऐसा समझता था कि अगर उसकी बदौलत दावतें हैं तो उसको थप्पड़ मार देने का भी हक है। तो चैताली जी भी इस पर बहुत अच्छा बोली। चैताली जी का एक सवाल है जो बड़ा मारक है और मुझे पता नहीं कि मैं उसका भी ठीक ठीक पूरा जवाब दे पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं तलाशूंगी इसका बहुत सही वाला जवाब।
फिलहाल ये कि जैसा कि उस कहानी के बारे में कहा गया, गुमशुदा लड़की की जो कहानी है, और मेरी एक और कहानी इस तरह की है जो अनसॉल्व्ड फाइल्स के बारे में है कि वो लड़की नहीं लौटती और मतलब उसको तलाश भी नहीं पाते। लेकिन बहरहाल मतलब हम कहें कि ये एक मूड की कहानी है कि जहाँ वो एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत बिखरता हुआ है, जहाँ बहुत चुप्पी है दो लोगों के बीच, जिनके बीच ऐसी चुप्पियां जो मतलब परेशान करने वाली ना हो तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हर रिश्ते को इतना मुखर होना चाहिए कि मतलब हर बात कहनी पड़े। मुझे लगता है कि खूबसूरत वो बात होती है, जो खूबसूरत वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको बहुत ज्यादा कहना ना पड़े। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर चुप्पी बहुत बोझिल है और अगर चुप्पी दूरियां बना रही है, तो फिर वहां दिक्कत है। और लड़की उस चुप्पी को समझने की कोशिश कर रही है कि वो क्या कहती है वो चुप्पी, जबकि उसी का गांव है, उसी के वहां सब कुछ ये हो रहा है। तो फिर ये क्या है? मतलब यही मैं दिखाना चाहती हूँ कहानी में कि ये मतलब अगर हम कहें कि स्लाइस ऑफ लाइफ, अगर हम एक मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्रेड का टुकड़ा है, हम उसको ऐसे काट दें और सामने रखें, तो बाकी का टुकड़ा मान लीजिए हम उसको अलग अलग पैक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि स्लाइस ऑफ लाइफ इन द सेंस कि ये जो एक फेज होता है जिंदगी का, ये जो एक मकाम होता है, या ये जो एक मतलब हम क्या कहें किसी भी रिश्ते का, जिसमें दो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कहाँ जा रही है बात, कहाँ और किस तरह जा रही है, और उसको ठीक करने के लिए किसको कितना झुकना पड़ेगा ही नहीं, किसको कितनी कोशिश करनी है, और एक बार नहीं कितनी बार। मैं ये दिखा रही हूँ कि इतनी फेस्टिविटी है और इतने व्यंजन है और इतना मौसमों का उल्लेख है, और ये मेजो मामा है जो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने शादी नहीं की है। और चैताली जी आप जानती होंगी बंगाल वगैरह में बहुत से लोग हैं जो अमूमन ही शादी नहीं करते, है ना। जी तो जी ये एक संकेत की तरह है कि जी जी बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि शादी जो है वो कोई जिंदगी का जरूरी हिस्सा ही नहीं है। ये ऐसे बहुत से लोग पश्चिम में हैं, इतने ज्यादा हैं कि वहां तो मतलब जनसंख्या की वृद्धि अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो ये है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है जिस पे कभी लिखा जाएगा। और वहां जो बेबी बूमर्स या बेबी मेकिंग को लेके जो एक राजनीति है अबॉर्शन से जुड़ती हुई, और जो ये लड़की जो है ये समझ ही नहीं पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सब गायब हो गए थे। ये लड़की समझ नहीं पा रही, मतलब मैं ये दिखाना चाहती हूँ, मतलब मेरा ये मानना है चैताली जी कि कहानी जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि कहानी में एक शुरुआत है और एक निष्कर्ष उसमें हो। मुझे लगता है कि मैं ये पाठक पे छोड़ना चाहती हूँ कि मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बता ही दूं कि भाई ये समस्या थी और इसके कारण वो लड़का बेरुखी, लेकिन हम जब बहुत बार कोई रिश्ता जब बहुत बार टूटने की कगार पे भी होता है, तो हमें नहीं पता होता कि वो क्यों टूट रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हम कहानी में जो स्पष्टता चाहते हैं वो शायद जिंदगी से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डिग्री ज्यादा चाहते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कहानी के साथ भी थोड़ी ज्यादती है कि हम केवल उस स्थिति, उस मूड, उस समय, उसका चित्रण नहीं करते। अगर हम पूरी जिंदगी, हम तो पूरी जिंदगी को उपन्यास में भी नहीं फिट कर सकते हैं। मतलब बात वो नहीं है, बात मतलब कोशिश मेरी ये, अब ये कितनी मुकम्मल हुई ये अलग बात है, और मैंने कहा कि मैं इसका बेहतर जवाब देने की कोशिश करूंगी। उस कोशिश में ये भी शामिल होगा कि इस तरह के मूड्स को चित्रित करती, इस तरह के तनाव को, इस तरह की दूरियों को चित्रित करती और भी बहुत सी कहानियां हैं, पढ़ी है मैंने, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। लेकिन मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने और कहानियों के उदाहरण दिए उस बारे में
कि इस तरह बस एक मूड कि हम कहीं हैं और वो जगह भी हमें पास नहीं बुला पा रही, वो बनी हुई है दूरी। मतलब ये एक बड़ा वेस्टर्न क्लीशे एफर्ट होता है कि मतलब हम वहां पे फाइनल ये कर रहे हैं, पर ये लड़की जो है ये गांव उसके लिए इससे बड़ा हो जाता है। मतलब वो गांव जो है वो एक अजपा की आखिरी कोशिश, ये शायद उसकी अंतिम पंक्ति है, वो उस रिश्ते को बचाने की उसकी आखिरी कोशिश है वो गांव, कि चलो मैं उस गांव चलती हूँ, तुम्हारे साथ पगडंडियों पे घूमूंगी। और मतलब वो पूरी तरह उस गांव के माहौल में रम रही है। और जैसे गांव के लोग होते हैं वो ये अपनी तमाम बातें बताते हैं, अपनी फसलें, अपने मौसम, फसलों का रोना। और ये जो कटहल का नेड़ा है ये एक बहुत बिहारी शब्द है बेसिकली, मुझे नहीं पता बंगाल में उसको क्या कहते हैं। भाजा तो मैं जानती हूँ, बेगुन भाजा, और वो हम सब बचपन से जानते थे, हमारे इतने पड़ोसी बंगाली थे कि मुझे तो बचपन में ही आधी बांग्ला आती थी। बहुत सी प्रूफ की गलतियां रह गई हैं, जरूर उन पर ध्यान देंगे, और बहुत सी प्रूफ की गलतियां हम सीखेंगे आगे ठीक करना। जो अच्छा, बांग्ला भी अलग अलग एक्सेंट में बोली जाती है। जब मैं दार्जिलिंग में होती हूँ, मैं इस पे एक कविता लिख रही हूँ, पता नहीं दार्जिलिंग में जब मैं होती हूँ, वहां आप जानती होंगी चैताली जी कि वहां पे बांग्ला में नॉट नोआ खाली बट समथिंग एल्स दे से, व्हाट इज इट दे से, ये कौन बांग्ला है और ये कौन बांग्ला है। बांग्ला के भी बहुत प्रकार हैं, आप जानती हैं जी क्या जी चैताली जी? जी 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 मैम जी। एक जो और रिफ्यूजीज होते हैं ना, जो बांग्लादेश से हाँ, भागे हुए जो आकर बसे हैं, वो रिफ्यूजीज जिनको बंगाली जो होती है वो बांगाल बिल्कुल कहते हैं, अलग जिनको होती है। जी जी और जिनको ये जी बहुत सारे बंगाली जो है बांगाल कहते हैं, आप जानती हैं इस जी शब्द को, और बांगाल? जी 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 और एक जो जी ढकैया बंगाली होती है, ढकैया बंगाली जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो मतलब प्रॉपर ढक्कन, कलकत्ता की जो जी बंगाली होती है, प्रॉपर कलकत्ता में जो बंगला बोली जाती है, वो बिल्कुल बहुत जो शुद्ध रूप है बंगला का वो है। लेकिन रिफ्यूजीज अच्छा। बंगाली और ढकैया बंगाली में अंतर है। जी लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो तो है ही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब दार्जिलिंग के आसपास जो बांग्ला बोली जाती है, और वो बांग्ला आप बिल्कुल ठीक उसी इलाके से हैं चैताली जी, जिस इलाके के आसपास की एक कहानी है। मतलब जो अंचल डिस्क्राइब्ड है, चंद्रकांता मैम और अंचल चंद्रकांता तो जी कुछ कह रहे हैं, उनका माइक ऑफ है। चंद्रकांता जी जी कुछ जी कह रहे जी, हैं हम शायद, इस पे उनका आगे माइक और ऑफ बात है। करेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया पंकज जी जी, आपने आपने अपनी कहानियों की तरह ही अपनी बातों को भी संक्षेप में रखा और बहुत ही मर्म के साथ इनकी बातों को रखा है अच्छा, आपने। एक अब बात है कि आज मैं हम और कहना चाहती हूँ कि मतलब एक जी सेकंड दिव्या जी, एक सेकंड मैम, आप बिल्कुल अनम्यूट कर लें और बस मैं अब चुप हो जाऊंगी, और मैं तो बिल्कुल अपनी बात कह नहीं पाई, हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन कि एक तो कि उच्चारण के हिसाब से वो उच्चारण भी अलग होता है, दूसरे कि हम ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि हम संक्षिप्त कहानियों की बातें कर रहे हैं कि संक्षेप में लिखती हैं, लेकिन इसमें एक कहानी है जो बहुत लंबी है जिसकी किसी ने भी चर्चा नहीं की, तो मुझे लगता है कि हम उसकी बाद में चर्चा जी करेंगे। सीमाएं सीमाएं कहानी। जी 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 जी, हाँ अ, जी जी जी। तो मैम चंद्रकांता जी, मैम, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। जी हाँ, जी जी। अभी भी हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट करें प्लीज। जब तक मैम ऑडियो कनेक्ट करती हैं तब तक जो हमारे बहुत से सुधी दोस्त देख रहे हैं उनसे उनको आपकी धन्यवाद भी है। जी, जब तक वो अब हम कनेक्ट कर रही हैं। और एक सेकंड जी दिव्या जी जी, और जो हमारे बहुत जी सुधी यहाँ पे आलोचक मित्र बैठे हैं और अग्रज हैं, उन सबसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, और वो यही है कि क्या बतौर कहानीकार, और कोई हर्ज नहीं कि हम इस सवाल को आगे भी सुलझाते जाएंगे, क्या बतौर कहानीकार हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जिंदगी को सिंप्लीफाई करके और एक ऐसा रूप उसका प्रस्तुत करें जो एकदम आर्टिफिशियल है,
जिसको हम कहते हैं ना मतलब कहानी यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है, जिंदगी के पात्रों के करीब है, तो उसमें इस तरह के चरित्र होने चाहिए या नहीं, जो एम्बिग्यूअस है, जो वेग है, जिनके एक चुप्पी है जो समझ नहीं आती। बस यही अब मैम बोलेंगी। अब हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महत्वपूर्ण कथाकार, वरिष्ठ कथाकार चंद्रकांता जी को सुनेंगे। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि मैम आज के कार्यक्रम की समग्र मूल्यांकन के साथ आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय चंद्रकांता जी। मुझे लगता है मैम का माइक अभी सही नहीं हो पाया, यहाँ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है क्या? चंद्रकांता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हो गया? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। वो निरंतर बोल रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। अभी तक हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जी, बेसब्री से। नहीं, हम अभी भी कर रहे हैं, बेसब्री से हम अभी भी कर रहे हैं। हो सकता है कि मैम का माइक ठीक हो जाए। नीचे ये जो सीमाएं कहानी थी जी, शुरुआत में बोलिए दिव्या कनेक्ट जी। करते हैं। जी कहिए चैताली जी। हाँ, मैं कह रही थी सीमाएं कहानी, सॉरी, साधारणतः जो कहानी थी वो वाकई जी में संचित होते हुए भी बहुत बड़ी बात और बड़ी समस्या को मतलब उजागर करती है। और ऐसी घटना जो है मेरी एक मित्र के साथ भी हो चुकी है, जी जिसके साथ भी इस तरह का व्यवहार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसीलिए इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे पाश की कविता याद आई थी कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो वैसे भी स्त्रियों का जो सपने देखने का जो वो है, इतना ज्यादा हमारे समाज में मैटर करता नहीं है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल, और बहुत बहुत करना सारी। चाहिए, यही तो जी, कोशिश है, यही तो बिल्कुल कोशिश है ना। बिल्कुल। पंकज जी ने भी यही बात कही, बहुत शुक्रिया है। और शुक्रिया चैताली जी आपको फिर से, बहुत जरूरी बात आपने कही। और मतलब मैं यही उसमें जोड़ना चाहूंगी कि मतलब उसको लगता है कि मैं तो सब कुछ मशीन और रूटीन की तरह कर रही हूँ, इसमें कहीं कोई भावना है ही नहीं। और बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो उम्मीद करती हैं, और बहुत बहुत बड़ी चीज की डिमांड भी नहीं करती है। वो छोटी चीजें भी हाँ कैसे अखर सकता है सामने वाले को, ये भी एक बहुत मतलब हैरान करने वाली बात कभी कभी लगती है कि ऐसा नहीं शायद यही हाँ जीवन है स्त्री का। बिल्कुल, हम अभी भी एक प्रकार से वही हैं चैताली जी, जो वो हमारी क्लासिक कृति है, प्रथम प्रतिश्रुति 3 खंडों में, सुवर्ण लता और वकुल कथा। उसमें वो पता नहीं किसमें है कि वो उसको कहता है कि उस घर में हाँ हाँ मैं दक्षिण का एक बरामदा बनवा रहा हूँ, है ना। और जब वो जाती है तो वो कहती है कि दक्षिण का बरामदा, तो वो कहता है कि दक्षिण का बरामदा ले गया कौआ, और हुआ जी। हंसता है। मतलब जी स्त्रियों की इच्छा, मतलब एक छोटी इच्छा, उनकी कितना दर्द है। मतलब उनको, उनसे यही अपेक्षा हमेशा की गई है, ये हमारे सभी वक्ताओं ने कहा है कि वो ये चाहती हैं कि हम जो चाहते हैं आप थोड़ा उसे भी सम्मान दें, है ना। बात ये है कि थोड़ी सी हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों की भी आप बात करें। जी बिल्कुल। चंद्रकांता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई तकनीकी समस्या हो रही है क्या? आप वो मैम निरंतर बोल रही हैं लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया।
ये हमारी बिल्कुल भी संचालिका भी चली गई है जी वो आ गई दिव्या हैं, जी हैं। आ गए हैं जी हाँ जी जी